नमस्कार। किताबों की दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं मंजीत ठाकुर और आवाज़ द वॉइस पर इस कार्यक्रम में आप जानते हैं कि हमेशा हम ऐसी शख्सियत को आपके सामने लेकर के आते हैं जिन्होंने अपने रचनाओं से, अपने शब्दों से इस समाज को कुछ संदेश दिया है, कुछ बदलने की कोशिश की है, कुछ अपना योगदान दिया है। और आज जो मेहमान हैं उनका परिचय सिर्फ इस तरह भी दिया जा सकता है कि ये इतने बड़े नाम हैं कि इनको परिचय की क्या ज़रूरत, लेकिन ये तो परिचय से बचने का एक बहाना होता है। एक शेर पहले कहूँगा इनका नाम लेने से पहले कि मेरे हाथ लग गया कोई नूर का ख़जाना, अभी तक उसी से रोशन है मेरा गरीब खाना। आलोक श्रीवास्तव, साहित्य, फिल्म, टीवी पत्रकारिता का जाना माना नाम। अभी हाल में इनकी एक किताब आई है, गज़लों का एक संग्रह है जिसका नाम है आसान। और इससे पहले आमीन और बहुत सारी किताबें, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़, फिल्मों के गाने, फिल्में, एल्बम जगजीत सिंह की आवाज़ में आ चुके हैं। इनके शब्द आशुतोष राणा के स्वर में आपने सुने होंगे। इनके शिव तांडव स्रोत, रुद्राष्टकम, बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे गिनाएंगे। बहुत सारे पुरस्कार हैं। अब इतना बड़ा नाम है कि इनको पुरस्कार की तो ज़रूरत भी नहीं। बहुत बहुत स्वागत आलोक भाई आपका। आप एक तारुफ देना भूल गए जी कि मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। दोस्त मैं अपने दोस्तों के साथ जब बैठता हूँ तो बड़े भाई हैं आप। इतना बड़ा मत बनाइए। मैं अपने दोस्तों के साथ जब बैठता हूँ तो मुझे सबसे खूबसूरत जो अपना तारुफ लगता है वो यही लगता है कि भाई ये मेरे बड़े अजीज़ हैं, मेरे दोस्त हैं। और वो जो आपने बात कही कि मतलब इनका तारुफ क्या करना है ये तो तारुफ से बचने का खैर बहाना है जी। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका मंजीत भाई और आवाज़ द वॉइस का भी कि उन्होंने मुझे मेरी नई किताब के आने पर आपने स्थान दिया। ये बाद में कहा जाने वाला जुमला है पर मैं बाद में किसने देखा है इसलिए अभी आपको शुक्रिया अदा कर दूं कि नई किताब के साथ आपने आवाज़ दी द वॉइस में। तो आवाज़ द वॉइस जो है आलोक भाई, मैं आपको बताऊं कि हम लोग समावेशी संस्कृति को, हिंदुस्तानियत को, हिंदू मुस्लिम एकता को, कि हम पानी में घुले हुए चीनी और गुड़ की तरह हैं कि जिसको अलग नहीं किया जा सकता। एक मिठास की तरह जो रिश्ते होते हैं हिंदू मुसलमान, जो समुदाय लोग कहते हैं, दो समुदाय नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं पहले। इस विचार के साथ हम अपनी जो है अपना चैनल जो है और अपना जो वेबसाइट्स हैं जो 6 भाषाओं में है उसको चलाते हैं। लेकिन अब एक आपने बात कही तो मुझे याद आया, एक कुछ बरस पहले पंकज दास साहब ने मेरी गज़ल गाई थी। उसमें बड़ा खूबसूरत एक शेर है आपकी इसी आवाज़ द वॉइस के लिए है कि तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, मेरी तो निगाहें हैं सूरज के ठिकानों तक। क्या बात है। और इसमें आपकी नज़र, आपकी चैनल की नज़र रही है कि खुशबू सा जो बिखरा है सब उसका करिश्मा है। खुशबू सा जो बिखरा है सब उसका करिश्मा है, मंदिर के तरन्नुम से मस्जिद की अजानों तक। तो ये जो है, ये जो समावेशी आपका ख़याल है या हिंदुस्तान की जो मुश्तरका तहज़ीब है, जो गंगा जमनी तहज़ीब है, अगर उसकी नुमाइंदगी कोई कर रहा है तो ये मुझे लगता है कि रेगिस्तान में जिसको कहते हैं कि आबशार लाने जैसी बात है। और ये इस कठिन दौर में अगर कोई हिंदुस्तान की जो खालिस तहज़ीब है, हिंदुस्तान की जो कोई गंगा जमनी तहज़ीब की बात कर रहा है तो वाकई उसका इस्तकबाल होना चाहिए। तो आपका इस्तकबाल है। अगर आपकी इजाज़त हो तो आपकी किताब हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। अरे बिल्कुल, मैं तो आपके लिए बड़ा अच्छा गिफ्ट पैक करके उसको आमीन पहला संग्रह था गज़लों का जी आलोक भाई का, और ये दूसरा जो है और आसान। मैं इससे पहले थोड़ा सा एक बहुत ज़रूरी सूचना होती है। पेंगुइन से छपी है ये किताब और मूल्य सिर्फ 350 रुपये, वो हार्ड बाउंड में। और न सिर्फ आपके पुस्तकालय की, आपके संग्रह की शोभा बढ़ाएगा, बल्कि साथ साथ में इसमें जो आप गज़लें हैं, जो इसमें कविताएं हैं, कुछ नज़में भी हैं, मैंने देखा है, तो वो जो है वो आपके लिए हिंदी साहित्य के लिए और हिंदी और उर्दू का पुल जो बचाना चाहते हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त किताब है। इस पर बात करेंगे। अरे ये दोनों ही किताबें जो है आसान और आमीन, दोनों को बहुत मोहब्बत मिल रही है। मैंने सुना कि 6ठा या 7वां संस्करण आमीन का है। जी, उसके तो बहुत, उसको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला मध्य प्रदेश का, दुष्यंत कुमार सम्मान, और उसके बाद पुष्किन अवार्ड जो रशिया में दिया जाता है, और बहुत एक महनीय सम्मान होता है
परंपरा ऋतुराज सम्मान और हेमंत स्मृति कविता सम्मान, जिसकी जूरी में नामवर सिंह जी हुआ करते थे जी। उन्हीं ने निर्णय लिए थे। तो मैं बीच में एक बात बोलना चाहता हूँ। नामवर सिंह ने आलोक जी को कहा कि ये दुष्यंत कुमार की परंपरा के गजलकार हैं। दुष्यंत कुमार की परंपरा के आलोक है, हाँ, जो सही शब्द है जी, वो जो उन्होंने लिखा है। दुष्यंत कुमार की परंपरा के आलोक नामवर सिंह ने कह दिया, अब किसी पुरस्कार की क्या जरूरत रह जाती है? देखिए क्या है कि फिर एक शेर सुना देता हूँ आपको कि असर बुजुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है। असर बुजुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है, पुरानी नदियों का मीठा पानी नए समंदर से झांकता क्या है। बात। तो जब आप अपने बड़े बुजुर्गों को फॉलो करते हैं, मेरा ऐसा मानना है, तो उनसे अच्छी जो रूट लाइट है, आपको मार्ग दिखाने वाली जो रोशनी है, मुझे लगता है उनसे अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया में वो आपसे पहले आए हैं और उनके पास ज़िंदगी के जो तजुर्बात हैं, जो अनुभव हैं, वो आपसे कहीं ज़्यादा हैं। तो अगर वो आपको देख रहे हैं बड़े चुपचाप और आपका एनालिसिस कर रहे हैं और फिर कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो फिर इसके लिए आपको जिम्मेदारी का एहसास भी होना चाहिए और आपको खुश भी हो लेना चाहिए कि आपके बड़ों की, आपके बुजुर्गों की आप पर नज़र है। अच्छा, ये आमीन का जो है, मैंने सुना है ऐसा कि कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है जी। मैं एक सवाल इसी से पूछना चाह रहा था कि क्या जो अनुवाद होता है, खास करके अगर कविताओं का अनुवाद हो, पद्य का अनुवाद, वो दूसरी भाषा में कितना प्रभावशाली होता है, कितना असरदार होता है, हो भी पाता है कि नहीं? क्योंकि अलग अलग भाषाओं की देह यष्टि अलग होती है, शरीर सौष्ठव अलग होता है, उनके मुहावरे अलग होते हैं, उनका अपना एक अलग संसार होता है भाषाओं का। मैं आपसे बहुत हद तक सहमत हूँ, क्योंकि मैथिली में हुआ, गुजराती में हुआ, मराठी में हुआ, कुछ रचनाओं का रशिया में भी हुआ, बहुत कुछ रचनाओं का। क्या है कि अब तुरपाई कहाँ से लाएंगे आप? हाँ? घर में जीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे, चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई अम्मा। अब वो तुरपाई लफ्ज़ मैथिली में नहीं आएगा। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट लैंग्वेज, मतलब कोई भी भाषा, उसका मैं हर भाषा का सम्मान करता हूँ, पर कुछ लफ्ज़ होते हैं ऐसे, या कुछ ऐसे भाव होते हैं जो कवि ने जिस तरह से सोचे हैं, वो अपनी ही भाषा में सोचे हैं, जिस भाषा में उसकी अपब्रिंगिंग हुई है, जो उसने साथ साथ सुनी है, पलते बढ़ते हैं, तो वो लैंग्वेज जो है, जिस भाषा में वो सोच रहा है, उसमें उसका जो भाव आएगा, वो किसी और भाषा में जस का तस आ जाए, ये संभव नहीं है बहुत हद तक। चूँकि ये सवाल आप एक ऐसे पोएट से भी कर रहे हैं जिसने हाल के वर्षों में शिव तांडव स्तोत्र का भावानुवाद किया, तो ये संकट मेरे सामने तब भी आया कि जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले विलंब लांबिकाम भुजंग तुंग मालिकाम। अब ये जो मीटर है और संस्कृत का ये जो पूरा का पूरा फ्रेगनेंस है, खुशबू है, उसकी अपनी जो, उसका अपना जो आलोक है, वो आप कैसे लाएंगे हिंदी में? तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि नहीं, ये अनुवाद तो आप नहीं कर सकते, आप भावानुवाद कर सकते हैं। हाँ। तो जब आप ये कहते हैं कि आप अनुवाद कर रहे हैं, तो मेरी आंशिक असहमति ये है उसमें, बहुत विनम्रतापूर्वक, कि वो अनुवाद तो नहीं मान सकता मैं। हाँ, भावानुवाद हो सकता है कि जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, वही बात कि बाबूजी गुजरे आपस में, सब चीज़ें तकसीम हुई, तब मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से आई अम्मा। तो वो बात आप गुजराती में कैसे कहेंगे? वो बात आप मैथिली में कैसे कहेंगे? मराठी में कैसे कहेंगे? तो अगर आप अपनी तरह से कह सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं ये कह रहा था कि जब हम भारतीय भाषाओं में अगर बात करें, तो भारतीय संस्कृतियाँ आपस में बहुत हद तक एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर रोमानियन में आपकी गज़ल का अनुवाद हो, रशियन में हो, तब ज़्यादा कष्ट होता है। हाँ, नहीं, कष्ट नहीं होता, खुशी होती है। देखिए क्या है कि सवाल ये है कि आप मुझे किस रूप में स्वीकार कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक रचनाकार, जो रचना जिसकी जहन में चल रही है, और जैसे ही जहन से निकल के वो कागज़ पर आई, तो वो जहान की हो गई। ठीक है, तो जहन से जहान का जो सफ़र है, वो रचनाकार को आनंदित करता है। दुनिया कोई रचनाकार जो कहता मैं तो शांता सुखा, झूठ बोलता है। ठीक है, वो सब अपने
मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मैं फिल्मों में भी लिखता रहता हूँ, तो कभी कुछ ऐसी बात होती है पारिश्रमिक को लेकर या उसका, अरे सर हम तो मैं कहता हूँ भाई दो ही चीज़ों के लिए लोग काम कर रहे हैं, एक नाम के लिए और एक दाम के लिए। जाहिर है। तो अगर आप किसी भी भाषा में अनुवादित होते हैं या जाते हैं या आप बुलाए जाते हैं, आज आपने मुझे बुलाया, मेरे लिए प्रसन्नता का वो है, कारण है ये कि आपने मुझे अपने शो इसमें बुलाया, चैनल पर बुलाया, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे ऊपर खर्च कर रहे हैं, आधा घंटा दे रहे हैं। आपके स्पॉन्सर, आपके जो वो हैं वो भी पूछेंगे कि भाई कौन है। लेकिन जब आप कहीं बुलाए जाते हैं या अपनी रचना के तौर पे आमंत्रित किए जाते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर आपको इफ एंड बट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तुमने मुझे ऐसे ग्रहण किया, मेरी पॉजिटिविटी ये कहती है मुझको कि अगर आपने अब मैं आपको एक बहुत छोटा सा बड़ा रचनात्मक उदाहरण देता हूँ। पिछले दिनों मेरी एक गज़ल कंपोज की गाई एक बड़ी प्रतिभाशाली सिंगर हैं, प्रतिभा सिंह बघेल ने। वो गज़ल है कि वो मानता ही नहीं हम सफ़र तो क्या कीजिए, वो मानता ही नहीं हम सफ़र तो क्या कीजिए, हर एक दुआ है अगर बेअसर तो क्या कीजिए। अब शेर देखिए कि नज़र की, अब ये रूमानियत का शेर है, इश्क मिजाजी का शेर है। नज़र की राह में यूँ तो कई नज़ारे हैं, नज़र की राह में यूँ तो कई नज़ारे हैं, तुम ही पे जाके जो ठहरे नज़र तो क्या कीजिए। ठीक है, आपको भी खुशी मिली। हाँ, जाहिर है। जब मैंने ये गज़ल, मैंने क्या सुनाई, आशुतोष राणा जी ने सुनी। अब हम दोनों परम शिव भक्त, तो उन्होंने कहा कि छोटे भाई ये आपने किस ख्याल से ये गज़ल कही है। मैं सिंगर गा रही थी, भैया रूमानियत की गज़ल है ना, 1000 बार कहा है कि प्यार है तुमसे, जो तुम पे होता नहीं कुछ असर तो क्या कीजिए। यार मुझे तो शिव दिख रहे हैं इसमें। अरे ठीक है, अब ये उनके ग्रहण करने का तरीक़ा है कि वो जलाभिषेक कर रहे हैं, और वो रिकॉर्ड किए उन्होंने अभी उसी तरह, और वो कह रहे हैं कि नज़र की राह में यूँ तो कई नज़ारे हैं, तुम ही पे जाके जो ठहरे नज़र तो क्या कीजिए। अब एक भक्त के मन में ये भाव आ रहा है, एक आशिक के मन में अपने माशूक को देख के अलग फीलिंग आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रचनाकार को इसलिए कभी भी बायज़ नहीं होना चाहिए, कभी भी संकुचित नहीं होना चाहिए। उसकी रचना क्या पता किस टाइम फ्रेम में जा रही है, किस चित्त और चिंतन में जा रही है। एक छोटा सा आखिरी एग्जांपल आपको दूं, राजा मेहदी अली खां साहब का एक गाना है मेरा साया फिल्म का, तो वो गाना जो है साधना जी पर पिक्चराइज हुआ है, जो अब नहीं है, दिवंगत है, और दिलीप साहब सुनील दत्त साहब वो उसको तसव्वुर कर रहे हैं, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। अब ये एक प्रेयसी, एक पत्नी अपने पति के लिए कह रही है। तो अब देखें आपकी उसमें जो अंतरा आता है, मुझे कहीं से नहीं लगता कि वो एक प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए कह रही है। मुझे लगता है कि एक माँ जो अब नहीं है वो अपने पुत्र के लिए कह रही है, तू अगर उदास होगा तो उदास होंगी मैं भी, नज़र आऊँ या ना आऊँ तेरे पास होंगी मैं भी। क्या बात। तो कोई जन्म भी लेगा मेरा साया साथ होगा। टीयर्स इन माई आइज़। ठीक है, मैंने उसको ऐसे लिया ही नहीं, मैंने कैसे लिया उसको कि जैसे मेरी माँ कहीं ना कहीं कह रही है। तो पोएट्री जो है, पोएट्री जर्नी है, वो आप तक कैसे आती है, यहाँ जो सुन रहे हैं लोग, उनमें से कौन ऐसा शख्स है जिसको वो किसी और तरह से जाती है। तो जो प्रश्न था कि जब आप अनुवादित होते हैं तो जिस भाषा में आप अनुवादित हो रहे हैं, अगर उस भाषा का पाठक आनंदित हो रहा है आपको पढ़कर, तो फिर आप जो है बैरियर्स मत बनाइए, फिर आप ब्रिजेस बनाइए। ठीक है, तुमने मुझे ऐसे लिया, ये वैसी बात है कि भाई वो है ना कि हर आदमी, निदा साहब का शेर है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। तो हमारे अंदर बहुत सारे भाव हैं, आपने कौन सा भाव देखा हमें नहीं पता। आपने पुल की बात की, ब्रिजेस की बात की, हिंदी और उर्दू के बीच में आप खुद एक पुल माने जाते हैं, ब्रिज माने जाते हैं। तो जब गज़ल लिखते हैं तो क्या उसमें ये भाषा का जो विभाजन है, क्या वो उस विभाजन जो है उस साहित्य के खाई को चौड़ा करता है, पाटता है? क्या कहीं वो समस्याएं
पैदा होती हैं कि गज़ल में मीटर है, हिंदी में कैसे आएगी। दुष्यंत कुमार की जो परंपरा है जिसमें आप हैं, जिसको आप उसके ध्वजवाहक हैं, परचम बुलंद कर रहे हैं, उसका समस्या आती है या आसानी होती है? कोई समस्या नहीं आती। क्या समस्या है? लैंग्वेज तो वही है जो आप बोल रहे हैं भाई। आप उर्दू भी बोल रहे हैं इस वक्त, आप हिंदी भी बोल रहे हैं, आप इंग्लिश भी बोल रहे हैं। हम लोग जो ज़बान बोलते हैं वो हिंदुस्तानी है। और जो गज़लें आज के दौर में मकबूलियत हासिल करती हैं, जो कवि, आपने दुष्यंत जी की बात की, साए में धूप एक किताब है उनकी, उसमें मेरे ख़्याल से 36 या 40 गज़लें हैं, इससे ज़्यादा गज़लें भी नहीं हैं। उनकी पहली ही गज़ल का पहला ही मतला जिसको हम कहते हैं शेर है, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए। अब चरागा घर, हाँ, हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर, उर्दू मयस्सर नहीं शहर के लिए। हाँ। तो अब ये और बात है कि उन्होंने लिबर्टी ली कि नगर के वज़न में उन्होंने शहर को बांधा, जबकि वो फेल का वज़न है, मतलब आब का वज़न है, वो वज़न है। तो मुझे नहीं लगता ये, मुझे लगता है ये बैरियर्स कुछ और लोगों ने बनाए हैं, वो स्वार्थवश ईश्वर ने बचा रखा है उनसे। मुझे मेरे पास कुछ ऐसे मेंटोर्स हैं जावेद अख्तर साहब सरीके, या गुलजार साहब, या निदा फाजली साहब, इनके साथ मैंने परवरिश पाई है, बशीर बद्र साहब। तो ये ऐसे लोग मेरे, अच्छा मैं तो बड़ा ब्लेस्ड भी हूँ कि जिनको पढ़ कर मैं यहाँ तक आया। बाद में जब मैं पढ़ने लगा मंचों पर, मुशायरों में, तो मैंने उन्हीं के साथ पढ़ा। क्या बात। तो मैं तो उस तरह भी ब्लेस्ड हूँ कि किताबों के ज़रिए जिन्होंने मेरी तरबियत की, बाद में फिर मुझे उनकी सोहबतों से भी तरबियत मिली। अच्छा, जगजीत सिंह हों, पंकज उधास हों, उस्ताद राशिद खान हैं, शुभा मुद्गल हैं, इन सब ने आपको, आपकी जो लेखनी है, आपकी जो भी गीत हैं या गज़लें हैं, उनको अपनी आवाज़ दी है। आप ये शख्सियत, इतने बड़े लोग, इतने बड़े मशहूर लोग, तो आपके शब्दों को कभी ऐसा उन्होंने कहा कि यार ये मीटर ठीक कर दो, या ऐसा कर दो, या उन्होंने धुन बनाई है उसके आधार पर शब्द लिखे गए, या पहले शब्द लिखे गए फिर उन्होंने धुन बनाई, क्या हुआ? कुछ एक एक्सपीरियंस हम चाहते हैं। हाँ, वो इन्होंने तो कभी नहीं कहा। जगजीत जी हों, या बच्चन सर हों, या पंकज भाई हों, जिनके भी आपने नाम लिए, सब ने एक गाना जो था फिल्म में गया, और वो गाना उस्ताद राशिद खान साहब ने और रेखा भारद्वाज जी ने गाया, वोट का डायरी में, वोट का डायरी फिल्म में, और वो आमीन से ही थी, वो गज़ल आमीन से ही थी। और मेरे जो डायरेक्टर दोस्त हैं कुशल श्रीवास्तव, उनकी फिल्म थी वो। तो अब वो बड़ी कल्ट एक पोयम है जिसको रेख्ता कहते हैं, हज़रत अमीर खुसरो का रेख्ता है वो। ज़हाल मिस्की मुकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, किताब हिजरा नदार में जाना लेहूँ का। तो उसमें एक मिसरा आता है, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। तो एक ट्रेडिशन है, उर्दू पोइट्री में भी है वो, उसको खैराज अकीदत कहते हैं, कि जब आप श्रद्धापूर्वक अपने किसी सीनियर को, जैसे आपने वो गाना सुना होगा, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुर जाना किए हुए, गुलजार साहब का गीत है, और उसको उन्होंने मौसम फिल्म में फिर वो गीत बनाया, भूपेंद्र साहब की आवाज़। जी। तो वो एक ट्रेडिशन है। तो वो गज़ल थी, और उन्होंने कहा कि हम ये गज़ल फिल्म में लेना चाहते हैं एज इट इज़। अब उन्होंने कंपोज़ किया, बहुत अच्छे, बहुत जाने माने संगीतज्ञ हैं जो उन्होंने उसको कंपोज़ किया, संदेश शांडिल्य जी ने। अब उन्होंने कहा कि आलोक भाई, ये सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ, ये मेरे मीटर में नहीं आ रहा है, मैं इसको सखी ही कर देता हूँ। मैं कहा देखिए, मेरा तो कुछ नहीं है, हज़रत अमीर खुसरो से बात करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। और ये एक बड़ी कल्ट पोयम है, और ये इसी तरह इस्तेमाल हुई है। फिर उसके बाद नीचे जो मैंने उसमें शेर कहे थे, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, सुलगती सांसें तरसती आँखें, तो उनके कंपोजिशन में कहीं वो हो रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि हम कभी जब दूसरे किसी गीत पे काम करेंगे, जिसकी धुन आप मुझे देंगे, उसमें आप अपना चाबुक चलाइएगा। इसको रहने दीजिए, क्योंकि इसमें फिर बहुत सारा वो होगा। अल्टीमेटली फिर वो उसमें एक री शब्द तो जोड़ा ही गया। तो वो आज भी मुझे हॉन्ट तो करता है कि सखीरी पिया को जो मैं ना देखूं, रेखा जी ने गाया और उस्ताद राशिद खान साहब ने गाया। तो होता है, लेकिन कभी कभी जो गज़ल सिंगर्स हैं वो इसके लिए इसलिए नहीं करते कि उनको चेंज कराना है, इसलिए कि वो जो जहाँ वो बात पहुँचनी है,
अब जैसे एक वसीम बरेलवी साहब की गज़ल है, उसे जगजीत जी ने गाया है, तो शेर है कि किताब माजी के औराक उलट के देख ज़रा पन्ने, न जाने कौन सा सफ़हा मुड़ा हुआ निकले। तो वो उन्होंने कॉन्सर्ट में कहा भी है कि साहब वो औराक और ये और वो सब मेरी ऑडियंस नहीं समझ पाएगी, तो उसको उन्होंने वहीं किताब माजी के, अतीत की जो पुस्तक है, किताब माजी के पन्ने उलट के देख ज़रा, न जाने कौन सा पन्ना मुड़ा हुआ निकले। अच्छा। अब शेर मीटर में भी है और जो गाया भी गया है और इजाज़त ले ली शायर से। तो कभी कभी ये होता है कि बात ठीक से कन्विंस हो सके, हाँ। बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप तक पहुँच सके, और उसमें अगर कोई लफ्ज़ आड़े आ रहा है, हमें ये अड़ जाऊँ कि नहीं नहीं ये तो लफ्ज़ चाहिए ही चाहिए मुझे, तो फिर बात अलग है कि भाई ये तो यहाँ यही लफ्ज़ बोलेगा। अच्छा, मैं शायर, कवि, गीतकार आलोक श्रीवास्तव से अभी तक हम बात कर रहे थे, अपने पेशे वाले, अपनी बिरादरी वाले की तरफ लौटते हैं जरा। बहुत लंबा वक्त, सवा दो दशक का वक्त इन्होंने अलग अलग टीवी चैनल्स में पत्रकारिता करते हुए बिताए हैं। आज तक जो आप जानते हैं बहुत मशहूर चैनल है, इंडिया टीवी है, उसके बाद दूरदर्शन के सलाहकार रहे जी। जो पत्रकारिता है वो बड़ी ड्राई सी चीज़ होती है। उन्होंने कहा, उन्होंने बल दिया, उन्होंने जोर दिया, ऐसी बातें करके हेडलाइन बताते हैं। हालांकि थोड़ा अब जज्बाती होने लगे हैं लोग टीवी पे भी, मतलब कोई छाता लेके उड़ने लगता है वीडियो वॉल पे कोई, लेकिन जब तक आप थे, मेरे ख्याल से 2018 तक तो थे मीडिया में आप, उस समय तक शायद ऐसा थोड़ा कम होता था, बहुत कम होता था। पत्रकारिता का जो हार्डकोर पत्रकार जो है वो गज़ल वाला या कविताई किया जो शायर, मतलब शायर तो बड़े नरम मिजाज लोग होते हैं, और पत्रकार जो होते हैं वो तो कई बार ऐसा होता है, बुरा लगता है, बाढ़ में अगर 10 लोग नहीं मरे तो खबर नहीं बनेगी, या अगर 10 लोग से कम मरे हैं तो वो आखिरी पन्ने पर, आप चूँकि अखबार में भी रहे हैं इसलिए कह रहा हूँ, सिंगल कॉलम में जाएगी, ज़्यादा मर गए तो वो एक आदमी की मौत और 50 आदमी की मौत का जो अंतर होता है एक पत्रकार को करना पड़ता है, उसके काम का हिस्सा है। लेकिन सवाल ये है कि एक कड़क पत्रकार और एक नरम दिल शायर, ये संतुलन कैसे बिठाया? मंजीत भाई, मैं हमेशा से एक बात मानता हूँ कि अगर आप बहुत अच्छी दृष्टि नहीं रखते हैं, बेदार, जिसको कॉन्शियस आपका अगर जागरूक नहीं है मस्तिष्क और दृष्टि, आप बहुत संवेदनशील नहीं हैं, ठीक है, अपने आसपास को लेके, और आपकी जो अध्ययन है, आपका जो पढ़ाई है वो अगर मजबूत नहीं है अपने वक्त को लेके, तो फिर आप ना तो अच्छे लेखक हो सकते, ना अच्छे कवि हो सकते, और ना अच्छे पत्रकार हो सकते। ठीक है, आप अपने पेशे को देखें। अब मैं तो खैर भूतपूर्व हो चुका हूँ आप अभूतपूर्व हैं आप अपने पेशे को देखें तो आप देखेंगे कि वो पत्रकार जो बहुत बेदार है, मतलब जागृत है, ठीक है, वो जिसके पास भाषा भी है, अच्छे लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ, जो खराबी में चले गए उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, दो अच्छे लोग, मलाइयों की बात, हाँ ठीक है। उसके बाद आपके पास दृष्टि है, और सबसे बड़ी बात जो सामाजिक सरोकार है उनसे आप पूरी तरह से जागृत हैं कि ये मेरे सोसाइटी में हो रहा है। क्या ये चीज़ लेखक के लिए लाजमी नहीं है? ये एक साहित्यकार के लिए और एक पत्रकार के लिए, दोनों के लिए लाजमी है। आप गौर करके देख लीजिए, बेसिकली अगर आप देखें तो पत्रकारिता जो मेरी दृष्टि में, और जो लेखन, कवि को अलग कर दीजिए, लेखन वो रेल की पटरी की तरह है। आपको लगता है कि वो अलग अलग है, लेकिन वो एक ही साथ है, क्योंकि दोनों को जो चीज़ें दोनों के लिए अनिवार्य हैं वो एक ही हैं। बताने का तरीक़ा बदल सकता है, लेकिन मैं हमेशा से क्या कहता रहा हूँ, जैसे एक शेर शायद अभी आपने ही पढ़ा, या मैं शायद ऑडियो चेक में मैं पढ़ रहा था, अब ये न्यूज़ रूम का शेर है, हाँ। आपकी तरफ से पढ़ रहा हूँ इस वक्त, कि ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं, मसरूफ़ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। अब ये कौन से पत्रकार की भाषा नहीं हो सकती है जो अगर आप जाएंगे किसी पॉलिटिशियन के साथ, आपको पता है दिल में झूठ बोल रहा है मसरूफ़ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। या फिर वो गज़ल जो है, पूरा हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो है, हमारी हिंदुस्तान की राजनीति का पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें, कि जो दिख रहा है सामने
वो दृश्य मात्र है। हाँ, हाँ, जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है। क्या होने वाला है वोटिंग के बाद हमें पता है, ठीक है कहाँ से क्या उठाया जाएगा, कहाँ कौन शामिल होगा। लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है, नए नियम समय के हैं, असत्य सत्य है। नए नियम समय के हैं, असत्य सत्य है, भरा पड़ा है छल से जो वही सुपात्र है साम दाम दंड भेद का नया चलन, कि जो यहाँ कुपात्र है वही सुपात्र है। अप्रेजल उसी का होना है जिसने कुछ नहीं किया चैनल में, ठीक है। तो अब ये बताइए ये कौन सा चैनल का शेर है, किस चैनल का शेर है, सब पे लागू कर सकते हैं। तो वो साम दाम दंड भेद से जो आगे आ गया बॉस की नजर में, उसका अप्रेजल A++ हो गया है साम दाम दंड भेद का नया चलन, कि जो यहाँ कुपात्र है वही सुपात्र है। तो अब यहाँ मुझे लगता है कि एक पत्रकार के अंदर कवि बैठा है और एक कवि के अंदर पत्रकार बैठा है। तो मैंने तो 20 साल ऐसे ही गुजारे देख देख के और उसी में लिख लिख के। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई आपने बहुत सारी, लेकिन दो का नाम जो है वो जहन में आ रहा है। एक तो आ रहा है लता मंगेशकर पर आपने जी, वो आज तक के लिए बनाई थी। तो डॉक्यूमेंट्री का जो फॉर्मेट है, क्या वो आजकल के मुख्य धारा की मीडिया में, मैं कह रहा हूँ आज तक हालांकि बहुत ही मुख्य धारा में है, तो आजकल की मुख्य धारा में डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट कितना बचा हुआ है? क्या ये फिल्म फेस्टिवल तक बचा रह गया, या कुछ डॉक्यूमेंट्रीज के जो चैनल हैं, डिस्कवरी है, नेट जियो है, ऐसे चैनलों पे बचा रह गया? दर्शक हैं बचे हुए डॉक्यूमेंट्रीज के? देखिए, मैं आज भी जब टीवी के सामने बैठता हूँ ना, तो मैं डॉक्यूमेंट्रीज ही देखता हूँ, क्योंकि कारण क्या है कि अगर आप पढ़ नहीं सकते तो आप देख लीजिए, सुन लीजिए। डॉक्यूमेंट से बनी हुई है वो, और ऐसा मानना है हम सब का कि अगर कोई बहुत अच्छे फिल्म मेकर की कोई डॉक्यूमेंट्री है तो वो आपको एलिवेट ही करेगी, एडुकेट ही करेगी, राइट। सो दैट मुझे नहीं लगता, ये अपने अपने रुचि पर है। कोई अगर टीवी के सामने बैठा है तो वो म्यूज़िक चैनल देख रहा है, और कोई अगर बैठा है तो वो कॉमेडी चैनल देख रहा है, मगर कोई बैठा है जो डॉक्यूमेंट्री देख रहा है। तो ये प्रश्न मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्पेसिफिक है कि मेरी रुचि किस में है। तो मेरी है, मैं देखता हूँ और बनाता हूँ। दूसरी जो डॉक्यूमेंट्री आप शायद जिक्र कर रहे हैं वो राष्ट्रपति महोदय की, पिछले रामनाथ कोविंद जी। जी, वो बड़े छन कर मुझ तक आई थी। बहुत सारे लेखकों के कलम से वो जो है निकल के फिर आई थी मुझ तक। तो मुझे खुशी है कि वो हमारे पूर्व राष्ट्रपति ने उसको बहुत पसंद किया, और वो आज भी राष्ट्रपति भवन के ऑफिशियल चैनल पर है। एक सवाल वापस आपको फिल्मों पे ले जाते हैं, फिल्मी गीतों पर। जी, आपके जो फिल्मी गीत जितने भी हैं, जो आपने फिल्मी गीत मतलब इसलिए कह रहे हैं जो फिल्मों में इस्तेमाल हुए, उसमें एक शायराना मिठास है, लेकिन जो चलन है, मैं चलन का मतलब 70% 80% तक जो अभी हिंदी सिनेमा के कम से कम गीत जो हैं कि एक ही शब्द को बार बार दोहराना, बल्कि मैं तो एक गीत का नाम लेना चाहूँगा, अगर वो मुझ पर कोई मानहानि का मुकदमा न कर दे, कि एक ही पंक्ति है जिसको कम से कम 20 या 25 बार उन्होंने रिपीट किया है, रुक चल मेरी रानी, या नाच मेरी रानी, और नाच मेरी रानी, और नाचती रह गई रानी पूरे गाने में। तो समझौता करना पड़ा कहीं, यार थोड़ा सा स्तर कर दो नीचे, कभी आइटम सॉन्ग लिखने का मौका मिला? उसकी एक बहुत अच्छी बात में। अच्छा, एक बात और इसी में, आइटम सॉन्ग लिखने का मौका मिला या नहीं, और अगर मिलेगा तो लिखेंगे या नहीं? नहीं लिखूंगा, ठीक है, पहला तो सवाल ये है। और अगर लिखूंगा तो फिर बीड़ी जलाई ले जैसा लिखूंगा, जो मेरे स्कूल का है। अच्छा। जिसके अंदर एक पोएट्री है, जिसके अंदर एक बहुत ही एक इनर लेयर जो है वो बहुत ही मतलब जिसको कहना है साहित्यिक है। उसके अब ये शो हम की अवधि कम है, वरना मैं आपको उसको इनलार्ज करके बताता उस गीत को, राइट। और दूसरी बात ये है कि क्यों नहीं लिखूंगा, उसकी वजह यह है कि मैं फिल्मों में भी जो लिखता हूँ वो अपने शौक़ के बतौर लिखता हूँ, वो मेरा पैशन है वो, बल्कि बहुत हद तक कहूँगा कि फैसिनेशन है वो। तो जो चीज़ आपके फैसिनेशन में होती है ना, जो आपके पैशन में होती है, उससे आप कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। दूसरी बात, आप जैसे दोस्तों की वजह से मेरा जो ज़रिया है माश है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक ठाक है। तो मुझे वो ज़रूरत भी नहीं है कि मैं कोई कंप्रोमाइज़ करूं। नहीं, ठीक है। और सबसे जो ब्लेस्ड होने वाली बात है मेरे लिए कि पिछले दिनों जब मैंने अभी रहमान साहब की एक फ़िल्म की जो उन्होंने प्रेजेंट की थी, अटकन चटकन, तो जब मैं लिखने लगा, शिवमणि जी ने उसका म्यूज़िक कर रहे थे,
और वो कोविड के वक्त हम लोगों ने की, हम लोग कोई किसी से नहीं मिले, सब वो पिक्चर अटकन तो चटकन। रूना शिवमणि कौन है? रूना जो है उनकी पत्नी है। अच्छा, जिन्होंने गाया है, जिन्होंने वो गाया है माँ वाला गाना जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं। तो वो फिल्म भी, वो गाना भी मैंने पहले पोयम लिखी थी कि मेरी रिलेशनशिप पर थोड़ी सी संवेदनाएं जागरूक हैं, तो आप मुझे लिखने दीजिए। तो मैं बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ कि ऐसे बड़े लेजेंड्स ने भी कहा कि नहीं ठीक है, आप पहले पोइट्री कीजिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये हुआ है कि मैं अभी भी जो लिख रहा हूँ मैं पहले लिखता हूँ, और जो बात आप कहते कहते थोड़ा रुक गए, अभी के गानों में, अभी मैं पिछले दिनों एक टीवी चैनल के उसमें था, मेरा एक वहाँ पर सेशन था, मेरे बाद जावेद साहब का सेशन था, जावेद अख्तर साहब का। तो जावेद साहब एक बड़ी मज़ेदार बात बता रहे, वो ऑफिशियली आपको बता सकता हूँ क्योंकि उन्होंने बताई। तो एक बार वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे लता मंगेशकर जी के साथ, तो लता मंगेशकर जी ने उनसे कहा कि पहले जो है सिंगर्स को गानों में इसलिए रखा जाता था कि म्यूजिशियंस को थोड़ा रेस्ट मिल जाए, अब सिंगर को गानों में इसलिए रखा जाता है मतलब कि म्यूज़िक को, सिंगर को थोड़ा रेस्ट मिल जाए, म्यूज़िक ज़्यादा है। तो अभी क्या हो रहा है ना कि म्यूजिशियन ज़्यादा हावी है। पहले ये था, आप अगर हम अपनी लेगेसी की तरफ चलें तो कैफ़ी साहब हुए, मजरू साहब हुए, साहिर हुए, ये ऐसे लोग थे जो सीन पर, शैलेंद्र हुए, ये सीन पर पोइट्री कर देते। हसरत जयपुरी लेगेसी है ये, मतलब गुलजार साहब, जावेद साहब तक आती है। और या फिर ये लोग दक्ष हो गए इन मामलों में कि जो ये लिख रहे हैं, जो धुन कंपोज़र दे रहा है, उसके साथ ऐसी पोइट्री इन्होंने कर दी जो पोइट्री भी हो रही है। अब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम लोग हैं ऐसे जो कंपोज़र के साथ उस दक्षता से लिखते हैं या लिख पाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हम जैसे जो लोग हैं वो अपनी गली ऐसे निकाल लेते हैं कि भैया हम लिख देते हैं, तुम कंपोज कर लेना। तो अभी तक तो ऐसा हुआ है, फिल्मों में भी और सॉन्ग्स में भी। अच्छा, आपकी जो कविताओं की मैं किताब में से गुजर रहा था, आसान में से, बाबूजी पर पोइट्री है, अम्मा पे तो लगभग हर कवि जो है ना अपनी पोइट्री की शुरुआत अम्मा से करता है, माँ से करता है, लेकिन बाबूजी पे बहुत कम लिखा गया है। और एक पंक्ति जो है वो मैं अटक गया कि आधा डर आधा साहस थे बाबूजी। यही तो पिता होते हैं। वो भाव भूमि पे मैं थोड़ा सा ले जाना चाहूँगा कि क्या ये इस पंक्ति को लिखते समय किस विचार की धरातल पर खड़े थे आप और क्या सोच रहे थे? और ये दोनों ही जो पोयम हैं, ये माताजी के देहांत के, जो हमारे यहाँ रिचुअल होता है 13 दिन का, पिता का पहले स्वर्गवास हुआ तो 13वीं के पहले हो गई थी ये। और वो बिल्कुल एकदम जिसको कहते हैं ना कि एक आपको एक इल्हाम सा होना। और वो माँ वाली पोयम भी, वो दोनों ही ऐसी थी। और मुझे लगता है कि वो इतनी सहज सरल आसान भाषा में है कि उनको अगर मैं सुनाऊंगा तो ही मैं वो आपको एक्सप्लेन हो जाएगी कि पिता होते क्या है। उसमें एक और कविता है, पिता पर ही है वो, लेकिन उसमें पिता शब्द कहीं नहीं है या माँ शब्द कहीं नहीं है, लेकिन उस पूरी कविता, पूरी रचना, पूरी गज़ल के शब्द शब्द में माता पिता है। अगर आप इजाज़त दें तो धड़कते सांस लेते रुकते चलते मैंने देखा है, धड़कते सांस लेते रुकते चलते मैंने देखा है, कोई तो है जिसे अपने में पलते मैंने देखा। क्या बात। तुम्हारे खून से मेरी रगों में ख्वाब रोशन है, तुम्हारे खून से मेरी रगों में ख्वाब रोशन है, तुम्हारी आदतों में खुद को ढलते मैंने देखा है। हमारे पास जो भी ट्रेडिशन आता है ना, बाबूजी पैर हिला रहे हैं तो हमारा ही पैर हिलने लगता है, या वो जैसा लिखते हैं, जैसे मेरी हैंडराइटिंग मेरे फादर की तरह, हाँ, तो वो आपको वो मिलता है ब्लड में जी। तो या फिर एक उसमें शेर है, अब देखिए कि एक वाहिद रिश्ता होता है, बड़ा मुख्तलिफ होता है। आप माँ से सब कुछ कह देते हैं, पिता से कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके और उनके बीच कोई अंतर संबंध नहीं है। तुम्हारे खून से मेरी रगों में ख्वाब रोशन है, तुम्हारी आदतों में खुद को ढलते मैंने देखा है, मेरी खामोशियों में तैरती हैं तेरी आवाज़ें, मेरी खामोशियों में तैरती हैं तेरी आवाज़ें, तेरे सीने में अपना दिल मचलते मैंने देखा है। आप जो महसूस कर रहे हैं वो महसूस कर लेते हैं,
आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं कभी कभी कहता भी हूँ कि पिता जो है वो महादेव की तरह है और माँ जो है वो नंदी की तरह है। पिता से अगर आपको कुछ कहना है तो माँ के कान में कह दीजिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो हमारी सभ्यता में, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि आपको महादेव से अगर कुछ कहना है तो नंदी के कान में कह दो, वो पहुंच जाएगा। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि ये हमारी जो अवधारणा है पूरी जी शिव परिवार की, ये ऐसी ही है। तो जिस गज़ल की आप बात कर रहे हैं उसका वो जो शेर है वो मुझे भी बहुत प्रिय है और वो सचमुच बताऊं आपको, वो मेरा भोगा हुआ यथार्थ। हाँ। घर की बुनियादें दीवारें बामोदर थे बाबूजी, सबको बांधे रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी। 3 मोहल। अब हमारी अपब्रिंगिंग कैसी है कि पिताजी का कद भले ही 5 फीट का हो, लेकिन भाई उनका कद बहुत बड़ा है, कद्दावर आदमी, कद्दावर है वो उनकी हाइट का नहीं है वहाँ मामला कि 3 हमारे लोग कहे गए हैं, 3 मोहल्लों में उन जैसी कद काठी का कोई ना था। ये हमने जो बना रखा है अपने पिता का स्थान। 3 मोहल्लों में उन जैसी कद काठी का कोई ना था, अच्छे खासे ऊंचे पूरे कद्दावर थे बाबूजी। अब जिन्होंने अपने पिता को पहले जाते देखा है वो इस शेर को बिल्कुल यथार्थ जी लेंगे उसको कि अब तो सूने माथे पर कोरेपन की चादर है, अब तो सूने माथे पर कोरेपन की चादर है, अम्मा जी की सारी सजधज सब जेवर थे बाबूजी। क्या बात, क्या बात। बहुत भीतर से खालिस जज्बाती और ऊपर से ठेठ पिता अपना भावुक होना कभी नहीं दिखाते। मतलब संसार का कोई पिता नहीं दिखाता कि वो अंदर से कितना द्रवित है आपको लेके, कितना भावुक है। भीतर से खालिस जज्बाती और ऊपर से ठेठ पिता, अलग अनूठा अनबूझा सा एक तेवर थे बाबूजी। और जिस शेर पर आपने उंगली रखी हुई है कि कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, हम और आप उस जनरेशन के हैं जहाँ पिता जबान से कम बात करते थे, वो जूते से बात करते। हाँ, सही ठीक है, और उसी से हम राइट टाइम होते थे जी। तो कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे। हाँ। और पॉकेट मनी भी चुपचाप मिलती थी उनसे। कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, कभी हथेली की सूजन, मेरे मन का आधा साहस आधा डर थे बाबूजी। क्या बात है। पिता अगर प्रसन्न है तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि शुक्र प्रसन्न है। पिता को सूर्य और शुक्र माना गया है। अगर पिता आपसे प्रसन्न है तो समझिए कि वैभव, ऐश्वर्य, धन धान्य ये सब आप पर बिल्कुल कृपा पूर्वक बरस रहे हैं। ठीक है, तो कभी बड़ा सा हाथ खर्चते, कभी हथेली की सूजन, मेरे मन का आधा साहस, और वो है तो आपको साहस है। जो पुत्र को साहस पिता के होने से होता है, हाँ। वो ध्यान रखिएगा, वो किसी के होने से नहीं होता। ठीक है। माँ से उसको ममत्व मिलता है, लेकिन साहस पिता से ही मिलता है। और डरता भी सबसे ज़्यादा वही है। कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, कभी हथेली की सूजन, मेरे मन का आधा साहस आधा डर थे बाबूजी। आलोक भाई से बात करते करते ना, मतलब चूंकि शायरी है तो मोहब्बत भी होगी, प्रेम के बिना तो शायरी कहाँ ही लिखी जाती होगी। तो क्या शायरी में वजन लाने के लिए, जैसा कि फिल्म नमक, दिल टूटने वाली नमक हलाल में हाँ मुंशी जी ने अमिताभ बच्चन को कहा था, हाँ, जो शराबी फिल्म में, हाँ शराबी फिल्म में, कि क्या शायरी में वजन तब आएगा जब मोहब्बत हो जाएगी। तो मोहब्बत हो जाएगी या मोहब्बत के बाद दिल टूट जाएगा तब शायरी में वजन आएगा, ऐसा कुछ नियम है, कानून है कोई? नहीं, पता नहीं क्यों ये अवधारणा स्थापित की गई है, मुझे तो कभी समझ में नहीं आई है कि मतलब क्यों ऐसा कहते हैं कि साहब। अभी मैं NDTV पे जब शो कर रहा था, वहाँ भी उसने, एंकर ने यही पूछा कि दिल टूटना ज़रूरी है क्या। देखिए, मैं एक बात इसमें कहता हूँ कि अगर ऐसा है भी, दिल टूटना ज़रूरी है, दिल टूटा उसके बाद शायर हुए आप, तो कितनी अच्छी बात है। ये इस बात की तस्दीक है कि इस बेदिल दौर में आपके सीने में एक दिल है जो टूटता भी है और धड़कता भी है। तो इतना तो तय है कि इस दुनिया में, हम कहते हैं ना, बड़ी बेरहम दुनिया है, बड़ी बेदर्द दुनिया है। कब है? जब उसके सीने में दिल नहीं है। तो अगर शायरी कोई कर रहा है
तो इसका मतलब ये है कि उसके सीने में दिल है और वो दिल है जो धड़कता भी है और टूटता भी है ना। तो मेरे ख्याल से ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, अल्लाह मियाँ ने एक सर्टिफिकेट तो उसको दे ही रखा है शायर को कि बेटा तुम पे दिल है। दिल तो है। एक बात आप ही ने कहा है, लिखा है कि मतलब आप जिसे दिल से चाहते हैं, दिल से मैं जिसे दिल से प्यार करता हूँ जी, तो चाहते हैं कि उसको खबर ना हो। ऐसा क्यों? तो फिर दिल कैसे टूटेगा और मोहब्बत कैसे होगी, बात आगे कैसे बढ़ेगी? देखिए किसी चीज़ को जब आप पा लेते हैं, राइट, तो मुझे ऐसा लगता है कि जीवन का जो सबसे सुंदर उत्कर्ष है वो तशनगी में है, प्यास में है। अगर आपने किसी चाहे हुए को पा लिया तो वो उसका जो चार्म है वो फिर क्षण भर का रह जाता है। तो इसीलिए मैंने वो लिखा है कि वो पूरी गज़ल ही उस फ्लेवर की है कि मुद्दतों ख़ुद की कुछ खबर ना लगे, कोई अच्छा भी इस कदर ना लगे। अब इसमें फिर वही है, इश्क हकीकी भी है, इश्क मिजाजी भी है। इश्क मिजाजी भी है, इश्क हकीकी भी है। कि आप जब किसी को प्यार कर रहे हैं तो आप ऐसे प्यार कर रहे हैं जब आप इबादत कर रहे हैं। वो एक अपन लोगों ने एक फ़िल्म देखी है लैला मजनू, उसमें वो इबादत कर रहा है, उसके सामने से मजनू गुजर जाता है तो वो पूछता है तुझे दिख नहीं रहा कि मैं नमाज़ अदा कर रहा हूँ? तो वो कहता है ऐसी कैसी इबादत, मैं तो अपने इश्क में मुब्तला हूँ, मुझे तो पता ही नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे होश ही नहीं है। पर तेरी कैसी इबादत है कि जो तुझे होश है कि मैं तेरे सामने से गुजर गया। हाँ, तो हम अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देना, ख़त्म कर देना, मुझे लगता है कि इससे बड़ी इबादत नहीं है। मुद्दतों ख़ुद की कुछ खबर ना लगे, कोई अच्छा भी इस कदर ना लगे, और बस तुझे उस नज़र से देखा है जिस नज़र से तुझे नज़र ना लगे, और मैं जिसे दिल से प्यार करता हूँ, चाहता हूँ, उसे खबर ना लगे। तो जो बेख्याली में जो ख्याल है ना, वो ख्याल में भी ख्याल नहीं है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि आप एक शेर जो आपने, आपका ही है जाहिर है, तो उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, थोड़ा विस्तार से बताएं कि आपने लिखा है कि बात करो तो लफ्ज़ों से भी खुशबू आती है, लगता है उस लड़की को भी उर्दू आती है। तो उर्दू से बहुत मोहब्बत है, उर्दू खुशबू आने के लिए उर्दू आना ज़रूरी है? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि ये उर्दू जो है ये वो है जो हम इतनी देर से जो गुफ्तगू कर रहे हैं जी। देखिए, हर बातचीत के बीच में ना एक चीज़ तो बहुत बड़ा वर्क पे प्ले करती है जी। ये तो आप मानेंगे कि ऑरा जो है आपका, कोई शख्स आपके सामने आके बैठा है, बातचीत कर रहा है आपसे, आपको लगेगा कि ये खामोश हो जाए, ये बात ना करे मुझसे। और एक शख्स है जो आपसे बात नहीं कर रहा है, बैठा हुआ है, और आप सोचेंगे कि कहीं बात शुरू हो जाए। हाँ, तो क्या होता है कि एक शेर है, किसी बड़े शायर का शेर है, मैंने कहीं सुना था कि ज़बान तिफ़्ल से खुलते हैं ख़ानदान के राज, अदब शऊर सलीक़े घरों से मिलते हैं। तो उर्दू जो है मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ी सलीक़ेमंद, बड़ी खुशबूदार एक ज़बान है, और हमारे हिंदुस्तान की है। कोई कितनी दावा ठोकता रहे, पंजाबियत बोल बोल के जो है वो उर्दू को अपना अलंबरदार बता रहे हैं उर्दू के, वो ऐसा कुछ नहीं है। जो उर्दू हिंदुस्तान में जिस तमीज़ से बोली जाती है, जिस नफासत से बोली जाती है, दुनिया में कहीं नहीं बोली जाती। और मैं तो ये कहता हूँ कि उर्दू या हिंदी ही क्यों, हिंदुस्तानी अपने आप में, अभी हम आधा घंटे से अधिक हो गया बात करते हुए, हमारी पूरे कॉन्वर्सेशन में कितने लफ्ज़ ऐसे आ गए जो उर्दू के थे, इंग्लिश के थे, फ़ारसी के थे, हिंदी के थे, संस्कृत के थे। तो अब वो, लेकिन हम दोनों को बात करने में लुत्फ़ आ रहा है। हाँ, मज़ा आ रहा है। आप कहीं भी अपने पीसीआर को या अपने कैमरा पर्सन्स को या हमारे रिपोर्टर्स को या हमारे सेट पे लगे हो कि भाई अब हो गया ख़त्म, ये ज़बान का मज़ा है। अगर आपको मेरी ज़बान अच्छी नहीं लगती, मुझे आपकी ज़बान अच्छी नहीं लगती, तो शायद हम रुक जाते। तो बात करो तो लफ्ज़ों से भी खुशबू आती है, लगता है उस लड़की को भी उर्दू आती है। वो लड़की मैंने मज़े के लिए कह दिया, ये तो मैं आपके लिए भी कह सकता था। हम भी शायरों का थोड़ा मज़ा तो हमें भी लेने का हक़ है। जी बिल्कुल। अच्छा, लेकिन चूँकि बातचीत जो है अब उसको हम लोग अंतिम पड़ाव की तरफ पहुँच रही है, आपने हिंदी में शिव तांडव स्तोत्र को भावानुवाद उसका किया है,
मैं चाहता हूँ कि कुछ पंक्तियां तो आप खुद ज़रूर ज़रूर, मैंने इसको उसके लिए मुझे किताब देखनी अरे जरूरत क्या नहीं बात है, फिर तो मतलब सर मैं पहले इसके बारे में जो हमेशा कहता हूँ जी वो आपके चैनल पे भी कहना चाहता हूँ। ये पूरा जो विचार था और ये पूरा जो था वो हमारे देश के बहुत ही प्रतिष्ठित अभिनेता और साहित्यकार और सौभाग्य से मेरे बड़े भाई आशुतोष राणा जी का था। हम लोग कोविड के वक्त अपने अपने घरों में कैद थे, तो ये जो गज़ल मैंने अभी आपको पत्रकारिता वाली सुनाई जी कि जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है, तो ये मैंने ऐसी फेसबुक पर डाली थी उस वक्त। उन्होंने पढ़ी और पढ़ के बोले कि यार छोटे भाई, ये मैं चाहता हूँ मैं अपने इस रचना को मैं अपना स्वर दूँ। सौभाग्य है मेरा। कि नहीं, वो आपके बड़े राइटर हैं, अब उनकी मॉडेस्टी है भाई, आपका लिखा हुआ बच्चन साहब पढ़ते हैं, तो मैंने कहा मैंने सोचा मैं इजाज़त ले लूँ। अरे बड़े भैया आप क्यों शर्मिंदा करें, आप जब चाहें पढ़ें। तो एक वेब सीरीज़ वो कर रहे थे औरंगज़ेब, उसकी डबिंग थी, तो उन्होंने क्या किया कि वो वहीं डबिंग के वक्त वो कविता पढ़ दी। इसका बड़ा रोल है शिव तांडव स्तोत्र के बनने में, तो वो बड़ी वायरल हुई, मिलियंस और बिलियंस में उसके व्यूज़ आए। जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है। तो उसके बाद ये हुआ कि जब महीने 15 रोज़ में उसकी बड़ी लोकप्रियता हो गई, तो उनका मुझे फ़ोन आया कि छोटे भाई मैं चाहता हूँ तुम शिव तांडव स्तोत्र का हिंदी भावानुवाद करो। क्या बात। तो मैंने कहा भैया इतना रावण द्वारा विरचित संस्कृत में है वो, इतना टफ वर्क आप मुझे पकड़ा रहे हैं। अरे तुम परम शिव भक्त हो यार, रावण की तरह ही भक्त हो, तुम भी कर लोगे तुम। और मीटर वीटर बहुत कठिन है उसका, और तुम कमाल करते हो। तुम्हारी वो जो रचना है जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, वो शिवतांडव स्तोत्र का ही मीटर है। अच्छा, वो स्वयं बहुत अच्छा लिखते हैं, हाँ। जानकार हैं, साहित्यकार हैं। जटाटवी गलत ज्वाला जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है। मैं कहा यार ये तो बात सही है। खैर 15 रोज़ गुजर गए। एक रोज़ सोमवार का दिन था, उनका फ़ोन आया सुबह, हाँ भाई छोटे भाई हो गया। पता नहीं अनायास मेरे मुंह से निकल गया, जी हाँ हो गया है, बस एक फ़ाइनल। और उस वक्त तक मैंने एक लफ्ज़ मंजीत भाई लिखा नहीं था। मतलब बड़ी ग्लानि हुई मुझको कि मैं दम्भ है मुझे कि भाई मैं शिव का भक्त हूँ, हर बार मैं महाकालेश्वर जाता हूँ, काशी विश्वनाथ जाता हूँ, और एक छोटा सा काम उन्होंने आदेश दिया। तो खैर उस ग्लानि से भर के मैं बैठा, और बैठते ही फिर जो होना शुरू हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि ये आशुतोष का कार्य था, आशुतोष निमित्त बने, इसलिए वो हिंदी में आलोकित हो गया। वाह। हिंदी शिवतांडव स्तोत्र। तो उसके मैं कुछ छंद आपको सुनाता हूँ कि जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विष भुजंग का, डमड 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 डमरू कह रहा शिवा शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिवा शिवम। वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप हैं, वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप हैं, वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप हैं। कृपालु ऐसे हैं कि चित्त जप रहा शिवा शिवम। वो अगर कृपालु ना हो तो हम कॉन्शियस ना हो। कृपालु ऐसे हैं कि चित्त जप रहा शिवा शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिवा शिवम। प्रचंड तांडव प्रभा स्वयं विलीन देख कर, कि नृत्य देवता को नृत्य में प्रलीन देख कर। अब इसमें एक बड़ा जज्बाती वाक़या है। जब हम लोग लिखते हैं तो रदीफ़ काफ़िया आप जानते हैं बहुत अच्छे से, तो मैं ये जब लिख रहा था छंद, तो इसमें था कि प्रचंड तांडव प्रभा स्वयं विलीन देख कर। तो मैंने सोचा कि ये विलीन के साथ लीन लाना ऐसा होगा कि आप बस ग्रेस मार्क पे पास होना चाहते हैं, रिपीटिशन में। हाँ रिपीटिशन। तो मैंने कहा कोई ऐसा शब्द हो जो थोड़ा संस्कृतनिष्ठ हो, थोड़ा अच्छा साउंड करे, फोनेटिक उसका अच्छा हो। तो मैंने ऐसे ही, जिसको कहते हैं बेख्याली में, मैं कहा अभी इसमें प्रलीन लिख देते हैं, फिर बाद में विद्वानों से पूछेंगे, कुछ अच्छा एप्ट लफ्ज़ लाएंगे, ताकि एक राइटर ब्लॉक ना आए और वो काम हो जाए वहाँ पर। दूसरे दिन सुबह मैं जिनसे सलाह ले रहा था, संस्कृत के विद्वान थे, उनसे मैंने उन्हें फ़ोन किया, उनसे पूछा मैंने कि ये मैंने अभी ऐसे ही रख दिया है गुरुजी लफ्ज़, प्रचंड तांडव प्रभा स्वयं विलीन देख कर, कि नृत्य देवता को नृत्य में प्रलीन देख कर, मृदंग मुग्ध भावना से कह उठा शिवा शिवम। तो उन्होंने कहा कि हाँ
ये तो शब्द सही है। प्रलीन का मतलब आकंठ डूबा हुआ। मंजीत भाई, मैंने अपने 50 वर्ष के जीवन में न प्रलीन शब्द सुना था, न पढ़ा था, न मेरे संज्ञान में था, और मैं बिल्कुल भावुक हो गया था कि ये फिर मैं नहीं हूँ। जब जिस शब्द का मुझे अर्थ ही नहीं पता, अगर वो मैं प्रयुक्त कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, तो फिर ये कोई और है। आप निमित्त हैं। मैं निमित्त हूँ। मैंने कहा ना कि आशुतोष का कार्य था, आशुतोष निमित्त बने और वो आलोकित हो गया, समाप्त हुआ। फिर हम ऐसे ही विमर्श कर रहे थे, आशुतोष राणा जी और मैं, तो ऐसे ही विमर्श हुआ। तो उन्होंने कहा, देखो छोटे भाई, शिव क्या है? तो अब ये देखिए कि शिव क्या है। वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। जो उनको जैसा धार ले, वे उसके जैसा वेश हैं। मंजीत अगर रख देंगे तो मंजीतेश्वर हो जाएंगे, आलोक रख देंगे तो आलोकेश्वर हो जाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने रख दिया तो रामेश्वर हो गए। स्थान को सिद्ध कर दिया, व्यक्ति को प्रसिद्ध कर दिया। हाँ, विशेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। जो उनको जैसा धार ले, वे उसके जैसा वेश हैं। वे नेत्र सूर्य देवता का, चंद्रमा का भाल हैं। विलय भी वे, प्रलय भी वे, अकाल महाकाल हैं। क्या बात, क्या बात। उसी के नाथ हो लिए, उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया। एक लोटा जल डाल दीजिए, पीछे पीछे आ जाएगी। उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया, वहीं के हो गए हैं वे, जहाँ सुना शिवा शिवम, तरल अनल गगन पवन, धरा धरा शिवा शिवम। आप कैमरा अगर देख रहा होगा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। और क्या शानदार, एक तो शब्द और ऊपर से उसकी ध्वनियाँ। ध्वनि ही ईश्वर है, स्वर ही ईश्वर है। बहुत मतलब आपने सिर्फ ये जो शिव तांडव और ये सुनाया है जो ना, उसी से ये पूरा इंटरव्यू मेरा सफल हो गया। बहुत शुक्रिया। तो एक बार कार्यक्रम के अंत में अपने सभी भावनाओं से बाहर निकलते हुए दर्शकों को एक बार फिर बता रहा हूँ, आसान किताब जो है ये है, और दूसरी किताब है आमीन। दोनों ही पेंगुइन से है। जी, दोनों पेंगुइन। आमीन 250 रुपये की है हार्ड बाउंड, और ये 350 रुपये की है, और ये भी पेंगुइन से है। तो जो साहित्य के अनुरागी हैं कविताओं में, और आलोक श्रीवास्तव में जिनकी रुचि है वो ज़रूर इसको पढ़ें और मज़ा लें। एक समंदर है। हम तो खैर, हम जैसे पत्रकार जो कम साहित्य के थोड़ा सा दूर ही रहते हैं, हम तो महासागर के किनारे कंकड़ चुन के सवाल लिख के ले आए, है ना। आप लोग इसमें डूबे और बहुत ही शानदार बातचीत रही। बहुत शुक्रिया लोग भैया, बहुत शुक्रिया। ऑन एयर में इनको भैया बोलता हूँ, सीखने की कोशिश करता हूँ। कविता एक ऐसी चीज़ है जो हमसे नहीं सधी है, और कोशिश करेंगे कि आपके शिष्यत्व में अरे नहीं सधे। आवाज़ द वॉइस में आप आए, स्टूडियो में बहुत लंबा वक्त दिया हमें, इसके लिए बहुत मज़ा आया। लेकिन आपसे बात करके सीरियसली। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही शख्सियत के साथ जिन्होंने अपने शब्दों से एक संसार रचा है और संसार को कुछ दिया है, जिनकी रेंज शिव से लेकर के गज़ल तक, मोहब्बत तक, प्रेम तक है। ऐसी ही शख्सियत को खोज करके फिर उनसे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त मुझे, यानी मंजीत ठाकुर को, और हमारी पूरी टीम को। नमस्कार।